हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज। कैरियोकाइनेसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है? ऑप्शन ए मेटाफेज, बी प्रोफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। तो हमारा इसका जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जिसमें कि एक सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सी टू टाइप से होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। मियोसिस को आगे डिवाइड किया गया है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ओके, अब जो ये माइटोसिस है उसको टू स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक तो है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स में साइटोप्लाज्म डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स बना लेता है, टू डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमें यहाँ बताना है अब क्या होता है आगे। कैरियोकाइनेसिस की भी कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस में होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 4 स्टेजेस में से कौन सी जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। तो फर्स्ट है आपकी प्रोफेज फेज। प्रोफेज फेज, ये इसको ही सबसे लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है। प्रोफेज फेज को ही लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम बाय कॉइलिंग। इसमें सेंट्रियोल डेवलप होने लगते हैं, सेंट्रियोल डेवलप्ड एंड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। और स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। उसके बाद क्रोमोसोम जो होते हैं फ्री रहते हैं ना साइटोप्लाज्म में। क्रोमोसोम्स आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं प्रोफेज फर्स्ट में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है। तो अब हम एक डायग्राम से समझते हैं बाकी फेजेस को भी। ये हमारी सेल है, इसमें ये क्रोमोसोम है। जो क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं प्रोफेज फेज में। यहाँ सेंट्रियोल जो है वो क्या डेवलप होने लग जाते हैं और क्या हो जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या हो गई? प्रोफेज फेज हो गई। उसके बाद आती है आपकी मेटाफेज फेज, जिसमें कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट जो होती है या उसको इक्वेटर प्लेट बोलते हैं उस पर अरेंज होने लग जाते हैं और आपके स्पिंडल फाइबर्स जो फॉर्मेशन है वो भी पूरा हो जाता है। ये आपके सेंट्रियोल्स हो गए,
यहाँ पर मेटाफेज प्लेट बन जाएगी। ये स्पिंडल फाइबर्स होंगे। ये स्पिंडल फाइबर्स बन गए और जो हमारे क्रोमोसोम होंगे वो यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी फेज हो गई? मेटाफेज। मेटाफेज। उसके बाद आती है एनाफेज, जिसमें कि जो क्रोमेटिड्स होंगे वो डिवाइड होकर कहाँ अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। सेंट्रियोल हो गया, स्पिंडल फाइबर, और जो क्रोमोसोम है या क्रोमेटिड बोलेंगे अब, तो वो यहाँ मूव करने लग जाएंगे। क्रोमेटिड्स जो हैं डिवाइड होकर यहाँ मूव करने लग जाएंगे पोल्स की तरफ। और टीलोफेज फेज में 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, जिसमें कि क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारी फेज हो गई वो कौन सी हो गई? एनाफेज। और ये हो जाती है टीलोफेज। ठीक है, तो अब हम इससे थोड़ा सा डिस्क्राइब में कर लेते हैं। प्रोफेज हमने पढ़ लिया था कि प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होती है और सेंट्रोल डेवलप होकर मूव करने लग जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। क्रोमोसोम आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म। अब सेकेंड फेज जो आती है वो आती है मेटाफेज, जिसमें मेन इसमें यही हो जाता है कि क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक हो जाते हैं और क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट या फिर जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है ये इसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द मेटाफेज। उसके बाद थर्ड आती है आपकी एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिड होते हैं ईच क्रोमोसोम के वो सेपरेट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, थोड़ा फॉर्म कर लेते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स को। ठीक है, और क्या होता है, अपोजिट पोल की तरफ वो मूव करने लग जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। फिर आती है आपकी फोर्थ स्टेज होती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, आपके न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, वो रीअपियर हो जाते हैं। और क्या होता है, 2 न्यूक्लियर फॉर्म आफ्टर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो वापस से रीअपियर हो जाती है और 2 डॉटर सेल्स जो होती हैं वो हमारी बन जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर दोनों डॉटर सेल्स में चला जाता है। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कैरियोकाइनेसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज क्या होती है। तो हमने पढ़ा सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो हो रही है वो कौन सी है? प्रोफेज है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मेटाफेज नहीं है, एनाफेज नहीं है, टीलोफेज नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।